ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की मोहन सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। इसे लेकर प्रदेश में जमकर सियासत होने लगी है। कांग्रेस के नेता जहां इस निर्णय को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बालाघाट में ओबीसी एससी/एसटी क्रांति मोर्चा की ओर से यह आरोप लगाया गया कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने से बचने के लिए जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि हाई कोर्ट ने हाल ही में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार को निर्देशित किया है। इसके बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। यह ओबीसी को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का सरकार की ओर से षड्यंत्र है। हालांकि हाईकोर्ट के ऐसे आदेश से संबंधित वैध दस्तावेज दिखाए जाने पर मोर्चा के पदाधिकारियों ने फिलहाल कोई रेफरेंस नहीं दिए, जिससे यह भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश सरकार को दिया है। ये हमारी मांग है 27% आरक्षण को लेकर। जो संविधान में व्यवस्था है, अभी तक तो मिला नहीं, 14 ही मिल रहा था। अभी भी अब तो 14 पर भी 13% पर होल्ड है। एमपीपीएससी की परीक्षा क्या क्या है उसमें। लेकिन अभी पिछले 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय कमलनाथ जी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था विधानसभा से कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में हम देंगे। उन्हें लागू भी किया, विधानसभा में पारित भी किया। लेकिन उसके ठीक विपरीत उच्च वर्ण के लोग और ये अभी जो सरकार है वर्तमान के लोग, ये कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाकर इन्होंने कुछ मामले को रुकवा दिया। अभी तक लटका रहा हो, 27% नहीं मिला। अभी फिर कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि दे देना चाहिए, ये अधिकार है ओबीसी का, ये संविधान में व्यवस्था है इसकी, इसलिए 27% इनको मिलना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया सरकार को। अभी जो सरकार है, हमें लगता है कि ओबीसी की सरकार है, ओबीसी का आदमी बैठा है सरकार में, तो ओबीसी के हित में सोचेगा। लेकिन ये ओबीसी के हित में सोचने के बजाय अभी ये मुख्यमंत्री अभी जो मोहन यादव जी हैं, ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लूँगा। अभी बताइए, हमारे वोट से, ओबीसी की, एससी/एसटी की वोट से बनी सरकार, हमारे वोट से सरकार बनती है, हमारे वोट से कोर्ट नहीं बनता है, न्यायालय नहीं बनता है। तो जहाँ हमको अधिकार मिलना चाहिए, देने का काम सरकार का है, तो हमको देने के बजाय फिर से कह रहा है ये मामले को लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लूँगा कि देना है कि नहीं देना है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम तो है नहीं। ज्ञात हो कि 28 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने एक फैसले में 87-13 के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी, जिससे यह माना जा रहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रदेश की सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है, जबकि इसके पूर्व अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87-13 का फार्मूला लागू करने निर्देशित किया था। इस आदेश के बाद से ही प्रदेश में सभी प्रकार की भर्तियां ठप हो गई थी। वहीं कमलनाथ सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को दी गई चुनौतियों के बाद मार्च 2019 में हाईकोर्ट ने 13% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इसी अंतरिम आदेश के तहत कई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई, जिससे पिछले 5 साल में करीब 6000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है। ज्ञापन देने पहुंचे क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी उमेद लिल्हारे ने सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल उठाए। इस दौरान उनके साथ महेश सहारे, राजकुमार नागेश्वर, सहसराम लिल्हारे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नगरपालिका क्षेत्र बालाघाट को नगर निगम में परिवर्तित करने के लिए जरूरी 3 लाख की जनसंख्या का मापदंड भले ही प्रशासन के सर्वे में फिट नहीं बैठ रहा हो, बावजूद इसके शासन की अधिसूचना के तहत कराए गए सर्वे को लेकर अब सरपंच संघ के अध्यक्ष वैभव सिंह बिसेन ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने लिखित में आपत्ति जताते हुए इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका ये मानना है कि वे अपनी पंचायतों और गांवों को नगर निगम में शामिल कराने जैसे कागजी दावों के पक्ष में नहीं है। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया तो सरपंच संघ ग्रामीणों के साथ मिलकर जनहित याचिका लगाने भी तैयार है। की गई तो ग्राम पंचायतें जो है इस पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराएगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो है पिटीशन पीआईएल के रूप में दायर करने जा रहे हैं।
उसी के तारतम्य में आज हम समस्त सरपंच भाई बहन जो है पूरे 42 सरपंचों के द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई है, लिखित प्रस्ताव लिए गए हैं, सबकी पंचायत बैठक हुई है, सब पंचों ने दस्तखत करके और पूरे गांव ने एक राय होकर के इसमें विरोध दर्ज कराया है कि ये इस तरीके का जो नगर निगम वाला जो जब चालू हुआ है ये सब बंद किया जाए और शासन से लिखित आदेश आए कि ये जल्द से जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया में हमारे गाँव आते नहीं है, सब भ्रम की स्थितियाँ पैदा हो रही है। यहाँ पे नगर निगम बनाने की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की नालियाँ साफ कराने के लिए सरकार के पास में कोई स्थितियाँ नहीं है, बहुत स्थिति खराब है शहर में, रोजगार बेरोजगार के बहुत सारे समस्याएं हैं, वैसी रोजगार नहीं मिल रहा है और आप हमारे जो लोग काम कर रहे हैं मनरेगा में उनको बेरोजगार करने पे लगे हुए हो, हमारे लोगों को झुग्गी के रूप में बनाना चाहते हो। आज जो सरकारी ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, हमारे लोग पट्टे के रूप में रह रहे हैं, साधन आसानी से उनको पट्टा मिल जा रहा है, सरपंच पट्टा दे रहा है, ग्राम पंचायत दे रही है, उनको झुग्गी कहा जाएगा, तो झुग्गी में आ जाएंगे या हमारे गाँव के लोगों को झुग्गी में ढकेल रहे हो, कोई सुविधाएं नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं, राशन बंद हो जाएंगे, गरीबी रेखा के राशन कार्ड किसी काम के नहीं रह जाएंगे, बच्चों की शिक्षा में बहुत फर्क आ जाएगा, जो 1 रुपये का बिजली बिल है वो 1.5 रुपये पौने 2 रुपये पे जाएगा। तो इसका भरपाई क्या ये नगर निगम बनाने वाले जो झूठा वादा करने वाले बड़ी बड़े सपने दिखाने वाले लोग वो करेंगे क्या? मंडला सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बजट पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार के इस बजट को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, तो वही यह भी कहा कि इस बजट में किसान, युवा, महिलाएं और गरीब वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए जरूरी डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम को लेकर पूछे गए सवालों का गोलमोल जवाब दिया। बजट को लेकर उन्होंने अधिकांश उन्हीं बातों का पत्रकारों से जिक्र किया जो बजटीय प्रावधान में दर्शाया गया है। उन्होंने बजट में 12 लाख तक टैक्स छूट और सरकारी घाटे को कम करने वाले पहलुओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में भी जीएसटी जैसे मुद्दों को इससे जोड़ दिया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा आयोजित इस बजट संगोष्ठी में भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक रमेश भटेरे सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। सरकार का ये संकल्प और इसको मोदी जी ने इन सब का समावेश इस बजट के अंदर किया है। हमारे देश के जो महानगर हैं उनके विकास के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुधार कर सकते हैं, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके बारे में, और इसलिए वैश्विक नेतृत्व की ओर देश आगे बढ़ रहा है। निर्यात में निरंतर प्रगति हम कर रहे हैं, इसके कई ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं। और इसलिए कि सुधारों को अगर आप देखेंगे तो हमारी जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है हम उसको एक मजबूत रोड मैप के साथ आगे इस देश को ले जाना हमारा संकल्प है। आपने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है ये बजट। डॉलर टर्म्स में जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, पर कैपिटा इनकम क्या होगी लोगों की? जीडीपी तो इसमें ये तो इसका जिक्र नहीं है। देखिए, आप आंकड़े अगर देखेंगे तो आप पुराने हर आंकड़े आप बीजेपी का जो बजट तो आप देखिए, आप अगर उस समय मनमोहन सिंह के समय जब 13-14 में और आज देखिए, ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो देखिए हमारी कभी इस प्रकार की नहीं आई। कभी हम जिस स्थिति में थे, अगर थोड़ा सा देखिए अटल जी के समय, उस समय फिर 10 साल में क्या परिस्थिति हुआ ये आप देख सकते हैं, और इसके बाद फिर हमने जंप किया थोड़ा और आज उसको मेंटेन कर रहे हैं। आज भी तो अभी भी तो डाउन ही होगी इसके बाद। नहीं, डाउन होगी आप कह रहे हैं, पर आज तो नहीं है भाई। क्या भविष्य को तो कोई नहीं जानता, कई बार मार्केट में अप डाउन होता है, परंतु आज की स्थिति की बात हम कर रहे हैं तो देखिए आज जो है हम पिछले जैसा है, इसलिए हम मेंटेन कर रहे हैं।